हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में पहला जलसा किया। पहले तो ये बड़ा मुख्तसर उनकी ये एंट्री थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पहली एंट्री है उनकी इंतखाबी मुहिम के एतबार से, जब हम देखते हैं तो कोई लंबी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उन्होंने माजी के अदालती फैसलों को निशाना बनाया। वो तमाम फैसले ख़त्म हो चुके हैं, तो क्या ये टाइम सही है इस टाइम पे इस तरह के मौजू को छेड़ना? नहीं, असल बात तो वही थी ना कि अपना प्रोग्राम देते कि उन्होंने क्या आखिर उनका आगे का लाहे अमल क्या है और आगे वो क्या डिलीवर करना चाहते हैं। माजी हो चुका है। माजी में आपके साथ क्या किया, आपने किसी के साथ क्या किया, इस पर तो बात होगी तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। असल बात यह है कि कुछ आपने किया लोगों के साथ, कुछ लोगों ने आपके साथ किया। कुछ किरदार ऐसे थे जो जिनको आप टारगेट करना चाहते थे, कुछ ऐसे थे जिनको आपने टारगेट किया। अब क्या हुआ है सूरत हाल में, आप ये समझ रहे थे कि मैदान खाली हो जाएगा। मैदान तो खाली नहीं हुआ आपका, और आपको अपनी पार्टी के अंदर अपने लोगों की मुखालफत का सामना यूं करना पड़ा है कि आपकी एक सीट पर आप ही के मुकाबले एक और आदमी भी आप ही का इलेक्शन लड़ रहा है, और जिनको टिकट नहीं मिले उनके तनाज़ात तय करने में आपको 2.5 महीने लग गए। और तनाज़ात तय नहीं हुए हैं, लोग अब भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले खड़े हुए हैं। अभी एक आए हैं, अच्छी बात है कि आए हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया, मगर अपना बयानिया तो बताएं, अपना ये तो करें। आप 4 चांद लगा देंगे, आप आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे, आप अब शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिलाएंगे, आप दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। ये तो हमें बताएं ना कौन कौन सा आपने वो कारनामे अंजाम देने हैं। लोगों में भूख है, अफलास है, नादारी है, बीमारियां फैली हुई हैं। लगारी साहब, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया था कि जी हम 28 मई वाले 9 मई वाले नहीं है। नहीं, 28 मई वाले, आपका 28 मई का कारनामा भी आपका क्या कारनामा था। मसला ये है कि अगर उस वक्त की मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो अगर वो आपके साथ ना होती, या वो खुद ये फैसला ना करती कि हमें भी धमाका कर देना चाहिए, तो आप कौन सा धमाका करने जा रहे थे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये एक खास तरीके से चलता रहा है हमारा एटमी प्रोग्राम, और एटमी प्रोग्राम जो है, हमें ये खदशा है कि ये जब भी आए इक़्तिदार में, ऐसा ना हो कि इन चीजों को इनके हाथों रोल बैक करना पड़े। ये बड़ी खतरनाक बात होगी। नवाज शरीफ का पहले ये बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, अब जो बयानिया सामने आया वो है अगर मुझे ना निकाला जाता तो इससे आगे बात बढ़ेगी। नून लीगी सेनेटर आसिफ किरबानी भी कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का जो बयानी है ना, ये नवाज शरीफ के हाथ से निकल चुका। नहीं, आसिफ किरबानी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ ने अवाम के साथ खड़े होने का फैसला किया, तो फिर जब अवाम के साथ खड़े होने का फैसला किया है तो ये क्या था कि आपको जो है वो लंदन के एयरपोर्ट पर आपको सी ऑफ करने के लिए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आए थे, तो आपने जो है आपका बयानिया लिया था। फिर उसके बाद जब आप दुबई पहुंचे तो किस शाही तमतराक से पहुंचे, और फिर किस तरह से आपका रवानगी हुई। यहाँ सारे मसाइल आपके हल होने लगे, आपकी सारी मुश्किलात दूर होने लगी। अवाम की मुश्किलात तो दूर नहीं हुए, अवाम के मसाइल तो दूर नहीं हुए, अवाम को माशी इंसाफ तो नहीं मिला है, अवाम को समाजी इंसाफ तो नहीं मिला है। साहब, मरियम नवाज तो दावा कर रही है कि भाई हमने सब कुछ दिया है, पाकिस्तान को संवारा था, हम ना खत्म होते हमारी हुकूमत, हमें ना निकाला जाता तो हम आज मजीद पाकिस्तान बहुत तरक्कियों पर होता। मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सा संवारा था। असल बात ये है, हमें बताएं तो सही ना कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो गई थी, पाकिस्तान में अफलास खत्म हो गया था, पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म हो गई थी। कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया था? और पाकिस्तान में वसाइल हैं, पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल रखता है। आपने क्या किया है? पाकिस्तान को क्या मिला है? आपने मोटरवेज बनाई है। मोटरवे एक इंटरनेशनल एजेंडा था, दुनिया भर में मोटरवेज का जाल बिछाया जा रहा था। अब अफगानिस्तान में तरक्की जाकर किसने की है? अफगानिस्तान में जो वो एक नहर निकाली गई है इन पिछले दिनों में, वो कैसे निकाली गई है? भाई आपने काम किया था तो क्या कोई आपने अपने मिलें और फैक्ट्रियां बेच कर ऐसा किया? लगारी साहब, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें सरगर्म नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं नून लीग पर, आसिफा भुट्टो भी उनका भरपूर साथ दे रही हैं और भरपूर जलसे उनकी जानिब से किए जा रहे हैं, तो उनकी इंतखाबी मुहिम को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में उन्होंने तो एक माह से ज्यादा हो गया है कि वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं जी। और उन्होंने अपना खैबर पख्तूनख्वा के लगभग तमाम अजला का दौरा किया, फिर उसके बाद बलूचिस्तान गए, वो पंजाब में गए हैं। पंजाब में फैसलाबाद का जलसा मैं तो देखकर हैरान हो गया हूँ, क्योंकि जो आखिरी जलसा हुआ था पीपल्स पार्टी का, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब
हयात थी और लंदन जाने से पहले उन्होंने जो आखिरी जलसा किया था, मैं उस जलसे में मौजूद था और मुझे याद है कि किस तरह से वो सुबह उनकी रैली निकली थी। तकरीबन 5 बजे सुबह जो है तकरीबन 8:30 बजे रैली निकली थी और वो रात को शाम को जाकर 6 बजे के बाद जाकर पहुंची थी। 2-3 किलोमीटर का फासला उन्होंने इतने वक्त में किया था। तो वो बड़ा जलसा था। उसके बाद ये मैंने एक बहुत बड़ा जलसा फैसलाबाद में देखा है। फैसलाबाद में भी रंग बड़ी हद तक बदला हुआ है। सराइकी बेल्ट में एक रंग बदला हुआ है। वहां पर उनकी इंतखाबी मुहिम, उनके उम्मीदवार जो हैं वो बहुत कैंपेन चला रहे हैं बहुत ज्यादा। इस वक्त तो उन्हें बहुत से सीटों पर जो है मुकाबला, बहुत अच्छा मुकाबला करने की पोजीशन में साहब, आपको लग रहा है कि एंटी नून लीग कैंपेन चलाने से बिलावल भुट्टो जो एंटी नून लीग वोट है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? असल में पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो ज़ियाउल हक और नवाज शरीफ का सबसे ज्यादा डसा हुआ है। सबसे ज्यादा जो उन्हें तकलीफ है वो तो ज़ियाउल हक से थी और उसके बाद मियां नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में रहे 3 बार, तो एक आखिरी बार छोड़कर बाकी जो तमाम अदवार में आसिफ अली जरदारी जेल में रहे और बल्कि उनकी जेल उस वक्त भी चलती रहती थी जब मियां नवाज शरीफ का इक़्तिदार खत्म हो जाता था, तब भी उनकी जेल चलती रही है। यानी 96 में बंद हुए और 2005 में जाकर उन्हें रिहाई मिली है। तो ऐसी सूरत हाल में जो एक इतना तकरीबन 8-9 साल उन्हें गुजारे, उससे पहले 2-3 साल भाई उम्र कैद की मुद्दत होती है। कहते हैं लोग जी 7 साल तक लोग जेल में रहते हैं तो उम्र कैद पूरी हो जाती है। ये तो 2 उम्र कैद जेल में नवाज शरीफ के दौर में काट चुके हैं ना। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ मुखालिफ वोट जो है वो जो पीपल्स पार्टी का वोट है वो नवाज शरीफ मुखालिफ वोट है। जब ये तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नाराज था अपनी पार्टी से कि वो उन्होंने ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पीटीआई के जितने वोटर्स हैं हो सकता है कि वो नवाज शरीफ को वोट ना दें और पीपल्स पार्टी इसलिए पंजाब में ज्यादा सरगर्म नजर आ रही है कि वोट उनकी जानिब आ जाए। तो अब एक ये दूसरी बात है कि पीटीआई जो है कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है, क्या लगता है कौन लीड करेगा? अच्छी बात है, जाहिर है लीडरशिप तो वहाँ नहीं है। अगर सामने आकर एजाज हसन शुरू कर दें या लतीफ खुर्सा शुरू कर दें या जो एजाज हसन के जूनियर हैं गौहर खान वो इंतखाबी मुहिम शुरू करें, लेकिन असल मसला ये है कि ये हवा के साथ चलने की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। मसला इमरान खान ने खुद अपने लिए आइसोलेशन का रास्ता अख्तियार किया, सियासी तन्हाई का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने अपने तमाम इत्तेहादियों को और दूसरे जो इत्तेहादी नहीं थे सबको नाराज किया। उन्होंने वो अपने आप को एक खुद पसंद और अनापरस्त शख्स के तौर पर थे सियासत में, इसलिए वो आइसोलेशन का शिकार हुए। अब उनकी पार्टी कैसे इंतखाबी मुहिम चलाती है ये अलग सवाल है। और कौन सी पाकिस्तान का मसला है जो इमरान खान ने हल किया, ये भी एक मसला है। तो लगारी साहब, अभी जो मौजूदा इंतखाबी माहौल बना हुआ है, क्या लगता है आपको 2024 के जो होने वाले इंतखाबात हैं वो 2018 के इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ होंगे? नहीं, मुख्तलिफ तो होंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये साफ नजर आना चाहिए कि इस इंतखाब में मुदाखलत नहीं हुई। मशीन वो आरटीएस के जो वो ना बैठ जाए, सिस्टम ना बैठ जाए, ऐसा ना हो। फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लोग उसको कबूल करेंगे। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, क्या लगता है कि चौथी बार वजीर आजम का बार बार जिक्र किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा जा रहा है कि चौथी बार नवाज शरीफ वजीर आजम बनने की कोशिश करें तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो क्या कोई साजिश चल रही है? ये बार बार कहा जा रहा है कि साजिश की जा रही है चौथी बार वजीर आजम बनाने में। नहीं, उन्हें जिस तरह से लाया गया है, जिस तरह से उनका पूरा एहतमाम किया गया और जब उन्होंने अवाम का साथ देने का वो किया था, अपना अहद किया था, या जिस तरह से मुश्किलात का शिकार हुए थे, तो हम समझ रहे थे कि ये अब सीख जाएंगे और दोबारा समझौतेबाजी की तरफ नहीं जाएंगे। 2002 में भी उन्होंने समझौता किया, मुल्क से चले गए और फिर 2008 में वापस आए, 2007 में वापस आए, तो फिर समझौते के तहत वापस आए। उसके बाद फिर समझौता करके चले गए, फिर समझौता करके वापस आए। तो वो तो असल डील तो उन्हें अवाम के साथ करनी थी, जो नहीं की है उन्होंने, अवाम के साथ डील नहीं की। अब नताइज देखें जो भी होते हैं, मैं पहले प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ये कोई नहीं होगा कि जनाब कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर कहे कि जनाब मैं हुकूमत बना रहा हूँ। कौमी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं आप? एक ऐसी हुकूमत बनेगी, कौमी हुकूमत मैं नहीं कह सकता हूँ जब तक कि सारे लोग मिल ना जाएं। असल बात यह है कि क्या
एक कौमी हुकूमत की बनने में अगर कोई चीज रुकावट होगी तो इमरान खान होंगे। इमरान खान अपनी जिद, अना, खुद पसंदी को छोड़ें और वो एक साजिश अमल का हिस्सा बने। बिल्कुल, ये तो जब लगारी साहब इंतखाबात होंगे ज्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है खासतौर पर इंतखाबात, उस पर अपना तज्जिया पेश किया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।